क्या कोई मुझे बता सकता है कि सिर्फ रिवॉर्ड्स देने से लर्निंग इंप्रूव हो सकती है या पनिशमेंट बिहेवियर को चेंज कर देता है? प्लीज आंसर दीजिएगा कि क्या रिवॉर्ड से पनिशमेंट से लर्निंग इफेक्ट होती है कि नहीं होती। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग थियरीज ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में तो है ही है। यूजीसी नेट अगर आप देने वाले हो या कोई कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हो तो वहां पर भी ये अप्रोचेस पूछी जाती हैं आपसे। तो ये साइकोलॉजी एजुकेशन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर जाइए, बैठ जाइए। पार्ट एमपीए 14 लेसन 12 पार्ट 2 भी हम लोग करने वाले हैं, जो कि है लर्निंग और डेवलपमेंट, इसका पार्ट है। तो अप्रोचेस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, कुछ अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपको रियल लाइफ में भी अच्छा लगेगा पढ़कर। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लर्निंग की बहुत सारी अप्रोचेस दी हैं। ये आपको हेल्प करती हैं कि अंडर इंडिविजुअल कैसे सीखता है, एक पर्सन कैसे सीखता है। ये अप्रोचेस ये बताती हैं। तो सबसे पहला बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच जो होती है वो बताती है कि जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से होती है। मतलब जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी का बिहेवियर, कोई एक्टिविटी, हम उससे सीखते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लर्निंग जो होती है वो कोई कारण होगा और उसका रिस्पॉन्स होगा, उससे आएगी। मतलब रिस्पॉन्स तब आएगा जब उस रिस्पॉन्स के आने के लिए कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा तभी तो हम रिस्पॉन्स देंगे। लर्निंग उसी से होती है। तो मेन बिहेवियर चेंज हो सकता है प्रैक्टिस से, रेनफोर्समेंट से, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से, इन सब से आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो सबसे पहली अप्रोच जो थी इवान पावलोव ने दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। तीन थिंकर्स ने या तीन साइकोलॉजिस्ट ने ये थियरीज दी हैं। तो सबसे पहले हम इवान पावलोव की पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। इस पावलोव के अकॉर्डिंग लर्निंग जो होती है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, वो सबके लिए एक जैसा होता है। बट उसके साथ एक नेचुरल स्टिमुलस होता है जिससे रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। मैं इसको इस सबको नहीं पढ़ू तो आप एक इमेजिन करो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। इवान पावलोव ने जो एक स्टोरी दी थी, एक डॉग पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक डॉग को इन्होंने केज में बंद किया और उसको 12 बजे रोज खाना देना शुरू कर दिया। जैसे ही खाना आता, डॉग को समझ में आ गया कि अब रोज वाला टाइम हो गया है, खाना आ गया है। जैसे ही खाना वो देखता, स्लाइवेशन हो जाता था, उसको स्लाइवा बनना मतलब लार गिरनी शुरू हो जाती थी उसकी खाना आते ही। तो ये प्रैक्टिस कुछ दिन तक चली। फिर इवान पावलोव ने क्या किया, उन्होंने उस केज में एक बेल लगा दी। सही 12 बजे बेल बजती, उसके 5 मिनट बाद खाना आता। रोज रोज का हो गया ये। अब क्या हुआ, जैसे ही वो बेल बजती, डॉग को समझ में आ गया कि अब खाना आने वाला है। उसका पहले से ही मुंह में लार आना शुरू हो जाती थी। खाना 5 मिनट बाद आएगा, बट वो तैयार है कि उसका खाना आने वाला है। तो क्या है ये, उसने किससे सीखा, स्टिमुलस था कि बेल बजी, खाना आएगा। और रिस्पॉन्स क्या है कि लार गिरने लगी। वो सेम बेल बजते ही सेम रिस्पॉन्स दे रहा है कि लार गिर रही है उसकी। तो आप पावलोव का एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो डॉग पे किया, डॉग को फूड प्रेजेंट किया, नेचुरली उसका स्लाइवेशन होने लगा। तब एक बेल बजती फूड देने से पहले, और उसके बाद ये प्रोसेस जब सेवरल टाइम्स रिपीट किया गया तो डॉग क्या है, बेल को सुनकर ही लार खाना शुरू कर देता था, चाहे फूड नहीं आया हो। इसमें क्या था, फूड क्या था, पहले फूड दे रहे थे, अनकंडीशनड स्टिमुलस था। मतलब उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, फूड आ रहा है और उसकी लार बन रही है। अनकंडीशन थे ये। पर फिर कंडीशन क्या आ गई इसमें, बेल बजना शुरू हो गई, कंडीशन लगा दी इसमें। अब क्या था, कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, बेल बजने के बाद ही स्लाइवा बनना शुरू हो गया, चाहे फूड आए चाहे नहीं आए। तो मेन फीचर क्या थे क्लासिकल कंडीशनिंग के, कि एसोसिएशन से लर्निंग होती है। मतलब अब मैंने आपके सामने नोट्स रखे, अगर कोई मैं पिक्चर्स बनाकर
आपको बताऊँ तो आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाते हो, एसोसिएट कर पाते हो। जैसे कुछ चीज़ें सीखने के लिए आप कुछ वर्ड्स को एक-दूसरे से रिलेट जब आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम करते हो, अभी तो मास्टर्स में आपको शायद इतना रिलेट नहीं करना पड़ता। आप कोई कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम जब दोगे, तो इतना डेटा हो जाता है जो आपको दिमाग में प्रोसेस करना है, तो आप कोई चीज़ से उसको एसोसिएट करके पढ़ोगे। यहाँ पे भी अगर आपको पावलोव का एक्सपेरिमेंट कहीं एग्जाम में लिखना है, कहीं भी देखना है, तो आप इसको एसोसिएट करो एक डॉग से। डॉग याद आते ही आपको याद आ जाएगा कि पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी क्या थी। तो पावलोव डॉग, आप इसको एसोसिएट कर लो। तो लर्निंग क्या होती है? एसोसिएशन से होती है। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी होती है लर्निंग के लिए। आप एक बार ये लेसन पढ़कर छोड़ दो साल के शुरू में और एग्जाम में चले जाओ, आपको शायद एक वर्ड भी वहाँ पे याद ना आए। तो रिपीटेशन ज़रूरी होती है। स्टिमुलस जो होते हैं, जो कारण होते हैं, उन्हीं से ही रिस्पॉन्स होता है। बिहेवियर को कंडीशनिंग से मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कंडीशन लगाकर, जैसे बेल बजा दी, ये कंडीशन थी, इससे बिहेवियर भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंट, ये हैबिट को बनाने में हेल्प करती है। जैसे आपको अपनी हैबिट बनानी है कि आपको रोज 1 घंटा एक वीडियो देखना है। ये हैबिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। आप अलार्म लगाओगे या मतलब कोई ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम भी छोड़कर आपको वीडियो देखना, आपको लगता है कि 5 से 6 मुझे रोज पढ़ाई ही करनी है, ये हैबिट बनानी है, तो आप अपने ऊपर कुछ कंडीशंस लगाओगे। मोबाइल छोड़ूँगा, कुछ अपने आप से आप प्रॉमिसेस करोगे, घर वालों को बोलोगे, दोस्त को बोलोगे, कोई कोर्स ज्वाइन कर लोगे, कोई ट्यूशन चले जाओगे, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लोगे, तो आपको हैबिट फॉर्म करनी है तो कुछ कंडीशन लगानी होगी। यूजफुल इन क्लासरूम डिसिप्लिन, क्लासरूम में डिसिप्लिन के लिए बहुत यूजफुल होती है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो होता है वो लर्निंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई गई है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी में। अब आता है सेकंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अप्रोचेस लगाई जाती है। ये बीएफ स्किनर ने दी थी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी लर्निंग, इन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग रीइंफोर्समेंट से, मतलब आपको धकेला जाता है लर्निंग की तरफ, चाहे फिर वो पॉजिटिव वे से हो, चाहे वो नेगेटिव वे से हो, चाहे आपको रिवॉर्ड दिया जाए रिपीटेड या फिर पनिशमेंट दी जाए। आपको रिपीटेड आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे तो आपका बिहेवियर क्या होगा? जिस पॉजिटिव वे में जाना है जाता जाएगा, क्योंकि ये काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, अगर आपने 100 में से 95 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी या आपके पापा आपको घुमाने लेकर जाएंगे, तो ये रिवॉर्ड था। बट अगर आप कुछ गलतियां रोज कर रहे हो, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए पनिशमेंट भी दी जाती है, ताकि पनिशमेंट के डर से आप वो गलतियां रिपीटेड नहीं करो। अब इसका एक्सपेरिमेंट मैं बताती हूँ, एक चूहे पर किया गया। तो इसका क्या था, एक चूहे को एक बॉक्स में बंद किया गया। उस बॉक्स में एक रेड बटन था, एक ग्रीन बटन था। रेड बटन का मतलब था कि उस चूहे को करंट लगेगा। ग्रीन बटन का मतलब था कि जब ग्रीन ग्रीन बटन प्रेस हो जाएगा तो फूड आएगा। क्या होगा, चूहा को जब बॉक्स में बंद कर दिया, उछल कूद मचा रहा है, कभी उसका हाथ लग गया रेड बटन पे, उसको करंट लगा। अब वो दोबारा उस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि उससे करंट लग रहा है। एक दो बार उछल के वो दोबारा गया, फिर करंट लगा। उसको समझ में आ गया, भाई ये खतरनाक जॉन है। अब उसको उछलते कूदते ग्रीन बटन उससे प्रेस हो गया, फूड आ गया। उसको लगा भाई ये तो अच्छा है काम। वो रिपीटेडली, मतलब अपने एफर्ट से क्या कोशिश कर रहा है कि रेड बटन नहीं दब जाए मुझसे, ग्रीन बटन नहीं दबे, ताकि फूड आ रहा है। तो रैट का जो रिपीटेड था वो बिहेवियर किस टुवर्ड्स था, वो ग्रीन बटन दबाना चाहता है, रेड बटन की साइड नहीं जाना चाहता। तो रैट ने एक्सीडेंटली ये दोनों बटन प्रेस किए थे। पहले एक बटन से उसको फूड मिला और एक से करंट लगा उसको। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, जो आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं ताकि आपका वो वाला बिहेवियर बढ़ता जाए। स्टूडेंट को क्लास में अगर एक टीचर सिर्फ अपने पास बुलाकर शाबाश बोल दे,
वो बच्चा इतना मोटिवेट हो जाता है कि रोज उसको लगता है कि मैं कुछ इतना याद करके आऊं कि मुझे रोज ये शाबाशी मिले। बट एक दिन उसको हैंड्स अप करके खड़ा कर दिया, बच्चा क्या करेगा? अगले दिन से होमवर्क करना स्टार्ट कर देगा, वो मिस्टेक्स नहीं करेगा जो उसने उस दिन करी थी, क्योंकि पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती भी हो रही है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी होता है और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी होता है। तो फीचर्स क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग के? डिपेंड्स, लर्निंग जो है वो किस पर डिपेंड करती है? कॉन्सिक्वेंसेस पर, परिणाम पर डिपेंड करती है। अगर करंट लग रहा है तो मैं कुछ नहीं सीखना चाहती भाई, बट अगर मुझे रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो मैं सीखना चाहती हूँ। रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट जो होती है उससे बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है। रिवॉर्ड से आप रिपीट करते हो काम को, और अगर पनिशमेंट मिल रही है तो आप रिपीट नहीं करना चाहते हो, और प्रैक्टिस से आप वो बिहेवियर ले आते हो जिससे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इसका? क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करते हैं, इससे मोटिवेशन और स्किल लर्निंग होती है। देन आता है थर्ड, ट्रायल एंड एरर थियरी। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ट्रायल और एरर थियरी क्या हो सकती है। इसका अगर मैं आपको एक इमेजिन करो, एक बंदर, उसको केज में बंद कर दिया और ऊपर से उसका फेवरेट फूड लटका दिया। अब बंदर को फूड चाहिए, भूखा बहुत है। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। तो क्या करता है वो? जंप करता है, गिर जाता है, नहीं पहुंच पाता उस फूड तक, फूड तो बहुत ऊंचा है। अचानक से उसका वो एक बॉक्स पे चढ़ गया, जंप किया, फूड से थोड़ा ही दूर रहा। उसको क्या लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, मैं इस पे चढ़ जा रहा हूँ तो मैं एक दो और पे चढ़ूंगा तो शायद मैं इस पे फूड तक पहुंच सकता हूँ। उसने क्या किया? ऐसे ही गिर, मतलब बॉक्स अब तो नहीं है कि वो इंसानों की तरह है, उसकी सोच काम करे कि एक बॉक्स उठाकर उसके ऊपर फिर एक बॉक्स रख दिया, नहीं कर पा रहा। उसने फिर उछल कूद मचाई, फिर एक बॉक्स सीधा हो गया, दो बॉक्स हो गए, एक बॉक्स के ऊपर, अब उसके ऊपर चढ़ा, फिर फूड से थोड़ा दूर है, पर उसको अब समझ में आ रहा है कि जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, इससे मैं फूड के नजदीक पहुंचता पहुंचता जा रहा हूँ। अब मैं फूड के नजदीक पहुंचता जा रहा हूँ। तो अब ऐसे ही एरर करते 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 उससे चार पांच बॉक्स एक दूसरे के ऊपर लग गए। अब वो फूड तक पहुंच गया और उसने फूड को खींच लिया। तो ये क्या सिखाता है कि ट्रायल एंड एरर से भी हम चीजें सीख सकते हैं। थ्रोनडाइक ने एक हंग्री कैट को एक पजल बॉक्स में बंद किया। कैट सेवरल रैंडम मूवमेंट ले रही है, एक्सीडेंटली उससे उसका एक बटन प्रेस हो गया और वो बॉक्स से निकल भाग गई। तो बहुत सारे ट्रायल लेने पड़े उसको उस बॉक्स से निकलने के लिए। हर बार उसका दाव सीधा नहीं पड़ रहा था और वो इंसानों की तरह समझदार भी नहीं होते। तो थ्रोनडाइक का एक्सपेरिमेंट हमें क्या सिखाता है? कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लर्निंग जो होती है वो बेस्ट होती है जब लर्नर रेडी हो, मतलब रेडीनेस होनी चाहिए सीखने की। अगर आप में कोई एंथुसिज्म ही नहीं है, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, तो आपके पेरेंट्स चाहे आपको चार क्लास लगा कर दे दें, चार जगह एडमिशन करा दे, आप जब तक रेडी नहीं होगे तो कोई चीज नहीं सीख सकते। तो लर्निंग तभी आती है जब लर्नर रेडी होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको बार बार चीजें करनी पड़ेगी लर्निंग के लिए। लॉ ऑफ इफेक्ट, जब वो प्रैक्टिस करेगा, चीजों को बार बार करेगा तो रिस्पॉन्स भी मिलेगा, जिससे सेटिस्फाइड आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट तीनों मिलकर लर्निंग सिखाता है। एजुकेशन में इसकी क्या जरूरत है? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लर्नर्स के लिए। मोटिवेशन उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, और रिपीटेशन जब होती है तो उसकी मेमोरी स्ट्रोंग हो जाती है। देन आता है कोग्निटिव अप्रोच। कोग्निटिव, कोग्निटिव वर्ड जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। कोग्निटिव, जब भी कहीं कोग्निटिव वर्ड देखो, इंटेलेक्चुअल, दिमाग। अप्रोच फोकस क्या करता है? मेंटल प्रोसेस पर, कि जो लर्निंग है वो क्या है? थिंकिंग से होती है, रीजनिंग से होती है, मेमोरी से होती है, परसेप्शन से होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से होती है।
तो दिस इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं होता, बट कि आप आपकी चीजों को देखने की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, आप चीजों को समझने लग जाते हो, आपका दिमाग एसोसिएट होने लग जाता है उन चीज से, सिर्फ आपका बिहेवियर ही चेंज नहीं होता। तो कोग्निटिव अप्रोच के फीचर्स क्या है? मेंटल एक्टिविटी होती है लर्निंग जो है, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है। लर्नर जो है एक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आपको इतनी सी बात पता है, आजकल आपके पास इतने एआई ऐप है, गूगल है, कुछ भी है, आपके पास आपको पता चला कि ये कुछ हुआ है जो मुझे हेल्प कर सकता है, आप गूगल पे डालोगे उसकी डिटेल पढ़ने के लिए। तो एक्टिवली आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो। प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो नई लर्निंग में इफेक्ट करती है। मतलब आपको एक नया वर्ड पता चला, आपने शायद पास्ट में कहीं सुना था, अब आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे। जब आप रिकॉल कर लोगे उस वर्ड के साथ, तो आप क्या है, आपकी लर्निंग इफेक्ट होती है। मतलब प्रीवियस जो नॉलेज होती है वो आगे की लर्निंग को अफेक्ट करती है। अगर आप कोई किसी चीज के साथ आपका एक्सपीरियंस खराब रहा था, तो आप वो चीज लर्न नहीं करना चाहोगे, दूर भागोगे उससे। बट कोई चीज के साथ आपका पास्ट में अच्छा इफेक्ट रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो आप उस चीज को अच्छे से जानना चाहोगे। तो एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इसका? एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग आएगी इससे, रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आएंगे। देन आता है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक्सप्लेन करता है कि लर्निंग जो है वो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है। आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो, सिर्फ रिसीव कर ले तो वो लर्निंग नहीं है, फिर उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हो, और फिर उस इंफॉर्मेशन को जहां पर जरूरत होती है उसको इस्तेमाल करते हो, तभी तो लर्निंग होगी। सिर्फ आपने एक जगह कुछ देखा, चले गए, काम खत्म। प्रोस इंफॉर्मेशन सिर्फ देखी थी, प्रोसेस हुई ही नहीं, तो वो आपको याद नहीं रहेगी। बट कोई चीज ऐसी होती है जो आपके दिमाग में जाए, और फिर जब सिमिलर कंडीशंस आएंगी तो वो आपके दिमाग से रिकॉल भी हो, रिट्रीव भी हो पाए। जैसे कंप्यूटर का क्या काम है, आप उसको कुछ कीज देते हो, कमांड देते हो, वो रिसीव करता है, फिर वो अपने स्टोरेज में से उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टेजेस में प्रोसेस करता है। सबसे पहला आता है सेंसरी मेमोरी। स्टेजेस क्या होती है? सेंसरी मेमोरी, सेंसेस से स्टोर करता है सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए। मैंने किसी चीज को टच किया, मुझे वो ठंडा लगा, ठीक है। मैंने किसी चीज को टच किया, मुझे वो गर्म लगा, ठीक है। वो मेरी सेंसरी इंफॉर्मेशन है। मैंने कुछ आंखों से देख लिया, नाक से सूंघ लिया, मतलब ये मेरी सेंसेस के थ्रू मुझे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मिली। तो इसको सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। ये सेंसरी मेमोरी में जाती है, थोड़ी देर में ये गायब हो जाती है। फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ वो आप दिन में शायद हजारों चीजें देखते हो, क्या सारी आपको आपके माइंड में जाती है? नहीं। कुछ चीजें सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है, वो टेम्परेली स्टोर होती है, और कुछ चीजें बिल्कुल गायब हो जाती है, सेंसरी ही थी। पर शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आपको परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, शॉर्ट टर्म होती है, कुछ टाइम के लिए याद रहती है। जैसे आज पढ़ाई हो गई आपकी, आपने कोई बुक में से एक दो पेज पढ़े, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो आपकी। आपने पढ़े, 2 दिन के बाद आपसे पूछो, आप अपने आप को भी रिकॉल करोगे तो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई थी। लॉन्ग टर्म मेमोरी कब होती है? जब कोई चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए, और फ्यूचर में जब चाहे आप उसको रिकॉल कर सको। और ये होगा कब? जब आप रिपीटेडली बार बार उन चीजों को देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, एसोसिएट करते हो, तब वो परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो प्रोसेस कैसे होता है इंफॉर्मेशन का? इनपुट होता है इंफॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू। आप अब मुझे ये पता है आग गर्म होती है, मैंने हाथ लगाया था तो मुझे गरम लगा, ये इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। अब मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, कि कौन कौन सी चीजें आग की हैं। इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्या है? स्टोरेज।
मतलब इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में स्टोर हो गई, अब रिट्रीवल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जब जरूरत हो बाहर निकल कर भी आए तो ये प्रोसेसिंग होती है कि इनपुट दो, देन इनपुट था, फिर उसका प्रोसेस हुआ, फिर उसकी स्टोरेज हुई, और जैसे अभी आपका एजुकेशन है, आपका ये चैप्टर ही समझ लो, तो आपने क्या है, आंखों से इस चैप्टर को पढ़ लिया, अब आपका ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ब्रेन अपने आप में स्टोर कर लेगा और एग्जाम के टाइम में आप रिकॉल कर पाओगे। तो यही आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैम कैपेसिटी जो है। फ्यूचर क्या फीचर्स क्या हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के? लर्निंग जो होती है इसमें मेंटल प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, अटेंशन और मेमोरी होनी चाहिए। सिर्फ आप देख ये पढ़ के चले जाओ आपको नहीं होगा जब तक आपका दिमाग इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करेगा। क्योंकि आप एक तरफ अगर मोबाइल में रील चला रहे हो, एक तरफ इसको पढ़ रहे हो, देख तो लिया आपकी आंखों ने, पर प्रोसेस नहीं हुआ ये। इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज होती है, और जो प्रायर नॉलेज होती है, अब आप इस चैप्टर में आप जब लिखने बैठोगे तो आपने इससे रिलेटेड जो भी पास्ट में कुछ पढ़ा, एक्सपीरियंस किया, कोई लाइव एग्जांपल्स है आपके पास, सब इसमें लिखा होगा। क्योंकि प्रायर नॉलेज जो होती है आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। और एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है ये? टीचर्स को कंटेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, इससे आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। और लॉजिकल और सिस्टमैटिक लर्निंग को एनकरेज करता है। जब कंपटीशन एग्जाम्स में आप रीजनिंग करते हैं, चाहे मैथमेटिकल रीजनिंग हो, चाहे आप कोई भी तरह की एसोसिएशन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वहां बहुत काम आती है। देन आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर काम करती है, कि आपकी अपनी ग्रोथ करनी है, आप में ह्यूमैनिटी भी तो होनी चाहिए, अपनी डेवलपमेंट हो, और हमें जो चीजें पसंद है हमें वो उस स्टेज पर हम पहुंच जाए। लर्नर ओरिएंटेड सेंटर्ड एजुकेशन और इमोशनल वेलबींग के लिए ये काम आती है। फीचर्स क्या हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, क्रिएटिविटी आती है, ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। मतलब जो भी हम लर्निंग करते हैं, अगर हम उसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो लर्निंग कोई मतलब ही नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट भी करती है, और एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से क्या काम आती है? पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट रहता है इससे, इंडिपेंडेंट लर्निंग हो जाती है, और पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देन आता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्ट करना मीन्स कुछ बनाना। लर्नर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंसेस से और इंटरेक्शन से। मतलब आप एनवायरनमेंट में किन किन चीजों के रोज संपर्क में आते हो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। फीचर्स क्या है इसके? एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, आप किसी और की नॉलेज से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, आपको अपनी नॉलेज के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सोशल इंटरेक्शन इसमें बहुत जरूरी होता है। मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से आप चीजें ज्यादा टाइम तक दिमाग में रख पाते हो। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, और लर्निंग को मीनिंगफुल बना देती है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं लर्निंग प्रोसेस में? मोटिवेशन, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मोटिवेशन, मोटिवेशन एनकरेज लर्नर्स टू अचीव गोल्स। अगर कोई चीज आप मान लो, पहले एग्जाम, सबसे पहले जो आपने एग्जाम दिया उसमें से आपने 100 में से 70 मार्क्स लाए, मोटिवेट हो गए, अब आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट एग्जाम तक 90 ले आऊंगा, तो इससे क्या है, आपकी लर्निंग और स्मूथ होती जाती है, आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। फिजिकल और मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। आपके गोल अचीव क्लियर होने चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है, आप रेडी होने चाहिए, लर्नर को हमेशा रेडी होना चाहिए कि उसको लर्न करना है कुछ। प्रैक्टिस, और जो भी चीजें लर्न करनी है उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए। रेनफोर्समेंट होनी चाहिए लर्निंग में, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सब होना चाहिए। रिवॉर्ड होगा तो इम्प्रूवमेंट होगी, और पनिशमेंट होगा तो आप गलत चीजें करने से बचोगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए,
अगर लर्नर को फ्री फीड आप जैसे आपके एग्जाम है वो आपका फीडबैक है, लर्नर को टाइम टाइम पर जब फीडबैक मिलता रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो नई चीजों को समझने में हेल्प करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस चेंज है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी थ्रू आउट लाइफ में, वही तो डेवलपमेंट है। इसमें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, मोरल, एजुकेशन सब इंक्लूड होती है। ओवरऑल चेंज होते हैं पर्सनालिटी में। फीचर्स क्या है डेवलपमेंट के? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हम कर चुके हैं। सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, होलिस्टिक प्रोसेस होता है। इसमें सारी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट होती है। सिर्फ आपकी बॉडी बढ़ रही है, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। आपकी बुद्धि भी बढ़ रही है, आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ रही है, मतलब हर चीज बढ़नी चाहिए। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होती है। प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। प्रिडिक्टेबल पैटर्न क्या होता है कि आप उसको पहले से प्रिडिक्ट कर पाते हो। डेवलपमेंट जनरली फॉलोज ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न कि आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। आपको पता होगा कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एमए क्लियर कर लोगे। एमए क्लियर कर लोगे तो आपको जिस फील्ड में जाना है, अगर पॉलिटिकल मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या होगा? यूजीसी नेट करना है, या आप आईएएस बनना चाह रहे हो, यूपीएससी में जाना चाह रहे हो। तो डेवलपमेंट जो है वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न से होती है। अगर आपने सिर्फ एमए कर लिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता ही नहीं था क्यों करना है एमए, तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। आप ये भी करके छोड़ दोगे, फिर आप किसी और फील्ड में चले जाओगे। तो डेवलपमेंट तभी होगी जब आप एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करोगे। आपको एक्चुअली में करना क्या है, इसलिए आप क्या कर रहे हो। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। साइज में भी चेंज होगा और एबिलिटीज में भी चेंज होगा। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या हो सकते हैं? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज, ये सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अब लर्निंग और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ लियो। जो थ्योरीज मैंने तो आपको एग्जाम मतलब आपकी बुक में नहीं है, उससे भी ज्यादा थ्योरीज समझा दी हैं। एग्जाम में अगर खाली इस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सारी थ्योरी लिखोगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और थ्योरी बहुत आसानी से समझाई है। प्लीज पढ़ा करिए। प्लीज पूरा पूरा वीडियो देखिए, आपके ही हेल्प के लिए बनाए जा रहे हैं। आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने मुझे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि कुछ चैप्टर्स पर वीडियो डाल दीजिए, तो आप प्लीज मुझे देख के बताइएगा कि कौन से चैप्टर्स पर वीडियो चाहिए। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बैक में जाकर और चेक करूं कि मैंने कौन से वीडियोस नहीं डाले हैं। अगर आप देखो तो आप मुझे बता देना। रैंडमली मैं कोई भी वीडियो भी डाल रही हूँ, मतलब कुछ वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ। थैंक यू।